इस होली से उस होली के बीच का गैप समझ में नहीं आता कि होली अभी कुछ ही दिनों पहले तो बीती थी, ये फिर से कब आ गई। एक समय आता है जब समय कम पड़ने लगता है, जब हम सोचते हैं कि जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें टाइम डायलेशन है, शायद अभी हो जाए, काश कि ये रात और बड़ी हो जाए, थोड़ा सा और समय मिल जाए। तो ये हर एक एस्पिरेंट के अंदर का जो भय है, जो डर है, या जो उसकी जिजीविषा है, उसका विषय है। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रातों में सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एसजेआर ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी लगातार यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी की जो एक सीरीज़ चला रहा हूं, उसी की सीरीज़ में आज बात करने के लिए हम लोग के पास एक ऐसे शख्स हैं जिनका 3-4 पदों पर सिलेक्शन हुआ और अभी ये यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे के आ रहे हैं। तो सर, आपका भी क्या नाम है और सर किन किन पोस्टों पर आपका चयन हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है। मेरा ACF RFO यूपी PSC द्वारा कंडक्ट कराया गया 2018 एग्ज़ाम में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का चयन हुआ, और उसके बाद यूपी PSC 2020 एग्ज़ाम में बेसिक शिक्षा अधिकारी पोस्ट पे चयनित हुआ मैं, और अभी 5 अगस्त को मैं UPSC के साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ। रिजल्ट अभी अवेटेड है जी। और सर, यूपीएससी के लिए शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। तो सर, अभी आप यूपी पीसीएस और इसको लेके चल रहे थे, तो कैसे यूपीएससी और दोनों को आप कैसे लेके चल रहे थे? या जैसे अभी तो पैटर्न थोड़ा सा इक्विवेलेंट हो गया है, आप देख रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस है और इसमें भी ऑप्शनल पेपर सिंगल कर दिए गए हैं, तो कैसे अभी आप ये लेके चल रहे थे पूरा पैटर्न? एक्चुअली मेरा मास्टर्स फिजिक्स में 2015 में कंक्लूड हुआ। उसके बाद से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करी। 17-18 मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद 2018 में अगर आपको याद हो तो यूपी PSC ने एक बड़ा रिफॉर्म किया, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज किया, और मोर और लेस जो पैटर्न था वो यूपीएससी के पैटर्न पे हुआ। तो मेरी जो 2 साल की प्रिपरेशन थी, कहीं ना कहीं उसमें मैंने मेंस की चीज़ें बहुत सारी कर ली थी, और थोड़ा सा प्रीलिम्स जो था वो यूपीएससी का और यूपी का अलग है। तो मैंने यूपी के, चूँकि 2 अटैम्प्ट मेरे नहीं हुए प्रीलिम्स यूपीएससी के, तो कहीं ना कहीं एक वो बैकलॉगिंग होती है कि आपको डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने यूपी PSC का जो नया पैटर्न था वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के अकॉर्डिंग था, तो मैंने उसमें प्रीलिम्स दिया, और सौभाग्य से चीज़ें हुई। तो उसमें मेरा ACF RFO का प्रीलिम्स और सिविल का प्रीलिम्स दोनों क्लियर हुआ। मैंने दोनों मेंस दिए, दोनों के इंटरव्यू दिए। सिविल का इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ 18 में, और ACF मेरा हुआ। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पहले चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें मोर और लेस सेम है, यूपीएससी हो या यूपी PSC हो। तो अगर एज ए जो बेड रॉक है वो यूपीएससी प्रिपरेशन होती है, तो उसी बेड रॉक पे आप यूपी PSC भी बिल्ड कर सकते हैं, यूपीएससी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे आप मेरे रिजल्ट से देख पा रहे हैं। तो अब ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी रिजल्ट्स में अगर आप देख रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहें कि यूपीएससी नहीं हुआ, तो अब वो यूपी PSC में हो रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल कैंडिडेट्स थे, जो ट्रेडिशनल कंपटीशन था, वो चेंज हो रहा है। तो अभी यूपी PSC और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा अंतर रहा नहीं है, तो मैं ये चीज़ें देख पाता हूँ। सर, बहुत सारे लोग लेकिन कहते हैं कि जैसे अभी यूपीएससी और यूपी पीसीएस में एक अंतर ये है कि ये एनालिटिकल होता है और ये फैक्चुअल होता है, ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं यूपीएससी को? मुझे लगता है कि ये सारे एप्रीहेंशंस ही हैं, और अगर आप किसी योग्य उम्मीदवार जिसको विषय का ज्ञान है, या जिसने सिलेबस अच्छे से देखा हुआ है, या जो आपके लिए जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपके लिए सोर्स क्या होता है? किसी के व्यूज़ नहीं। सीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी बात सही है, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देखते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स हो, तो आपको मोर और लेस एक आइडिया लगता है कि आयोग का माइंडसेट क्या है। तो अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कंपटीशन का लेवल, तो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख अप्लीकेंट्स हैं 1000 पोस्ट के लिए। तो 10 लाख एस्पिरेंट्स में से 10,000 एस्पिरेंट्स को वीड आउट करना, वो प्रीलिम्स का वहाँ का जो ध्येय है। यूपी PSC में क्या है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जैसे 6 लाख के अप्रॉक्सीमेट हम कहते तो हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा 150 क्वेश्चंस का है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ऑब्जेक्टिविटी और फैक्चुअलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यूपीएससी में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब 100 क्वेश्चंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, फिर 4 ऑप्शंस के बाद आपको 4 ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वहाँ सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको जो डोमेन एक्सपर्टीज़ होना चाहिए किसी सब्जेक्ट का, वो फैक्चुअल तो नहीं, बहुत ही आपको डेप्थ में चाहिए होगा, इन डेप्थ। यूपी PSC में ऐसा नहीं है। उसमें चूँकि
यूपी स्पेसिफिक भी चीज़ें हैं, और जो मेडिवल हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो बहुत सब्जेक्टिव हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी अलग करनी पड़ती है। वो सारा हिस्सा नहीं है, एक छोटा हिस्सा है जिस पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो इस पे नहीं जाएंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोसेस में नहीं। प्रोसेस में जो है उसमें आपको तो सब्जेक्टिव ही रहना पड़ेगा। चीज़ें ओवरऑल बहुत ही ब्रॉड एरिया में कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जब मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं तो नो डाउट यूपीएससी का स्टैंडर्ड वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो फिर यूपी पीएससी को टैकल करना वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। सर जैसा कि बता रहे हैं कि किस तरह को इसको इन्होंने टैकल किया, तो सर ऐसा क्या रणनीति आपने बनाई? जैसे लोगों की अलग अलग एक रणनीति होती है, कुछ लोग प्री मेंस को साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल लेके चलते हैं। जैसे आप अभी है कि बता रहे हैं यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस को भी आप लेके चल सकते हैं, तो आपकी क्या ओवरऑल रणनीति रही? अगर हम प्री की केवल बात करें तो प्री की आपने कैसे तैयारी की? जहाँ तक जो मेरी रणनीति है वो आप एग्ज़ाम के किसी भी प्रोसेस को सिंगुलैरिटी में नहीं देख सकते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस है जी। सपोज जब आप मेंस का सब्जेक्ट देखते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं, आप अपना ऑप्शनल देखते हैं, तो पूरी प्रोसेस में आपको थ्रू आउट जो मोटिवेशन है वो आपका बढ़ा रहना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हों। और कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे? जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन जीएस के पेपर 1, 2, 3 और इथिक्स पेपर के साथ ऑप्शनल में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो मोर और लेस जब आपका जीएस पूरा कंप्लीट है उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं प्रीलिम्स में। बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स में इन कर गए और अगर आप मेंस में फेल हो गए तो वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है ना कि जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी रही मैं आपको बताऊँ, मैंने 4 मेंस दिए और मैंने 4 इंटरव्यू दिए, उसमें से 2 सिविल के थे, एक फॉरेस्ट का था और एक यूपीएससी का था, तो मेरे मेंस नहीं रुके। तो मेरी स्ट्रेटजी शुरू से थी कि मुझे मेंस पे कमांड अच्छा करना है, और प्रीलिम्स मोर और लेस अगर आप अभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो प्रीलिम्स का शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं मेंस के थ्रू ही चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मेंस में आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज आपका अगर डीप एनालिसिस के साथ है तो प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसी मेमोरी बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। प्रीलिम्स की कोई अलग स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि अभी काम करेगी। पहले चीज़ें थी कि कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें ज़्यादा थी, अभी तो मार्केट में इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि यूपीएससी इज़ वाइज इनफ टू वीड आउट एवरीथिंग फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कि जो सिर्फ उनको लिवरेज ना मिले जो बच्चे वेल ऑफ हैं, उन बच्चों का भी इंक्लूज़न हो जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से दूर हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो वाइज एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी के या यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से देखें, उसको एनालाइज करें कि उनका प्रीलिम्स और मेंस में चीज़ें कितनी बार लैप कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि किस तरह से अगर आपको टैकल करना है, तो उसमें प्री को जैसे सर ने बताया कि अगर आपका मेंस प्रिपेयर है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है प्री को भी देने के लिए भी। तो सर की अपनी ये रणनीति रही। तो सर अभी आपने कौन सा मीडियम था सर, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है, तो और इसी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के डिबेट में बहुत सारी कोचिंग संस्थानें खड़ी हो गई हैं, तो इसको सर आप कैसे देखते हैं अगर मीडियम की बात हम करें? देखिए, एक एनालिसिस होती है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। किसी भी इंडिविजुअल को प्रिपरेशन शुरू करने के पहले इस पे काम करना चाहिए। शॉर्ट में आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। अगर आप इस पे काम कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा, नो डाउट। जैसे आपका परिवार है, आपके अच्छे दोस्त हैं, जैसे मेरे केस में मेरे बड़े भाई हैं, तो सिर्फ एक चीज़ होती है जो आपको क्लिक करवानी पड़ती है, कोई क्लिक करवाता है आपके पीछे से कि यस यू कैन डू दैट, तो आप कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश का अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक ये मतलब प्रीजुडिस ही है कि हिंदी मीडियम में चीज़ें कम हैं, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरा जो 12th तक का मीडियम रहा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो हिंदी रहा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इंग्लिश रहा। तो मैंने जीएस के आंसर्स के लिए मेरा मीडियम इंग्लिश रहा, इंटरव्यू में मेरा मीडियम हिंदी रहा, और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर कॉम्पिटेंट था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं हुए। लेकिन चूँकि अगर आप देखेंगे 2015 से 2021 तक का समय, तो कहीं ना कहीं शुरुआती 1-2 साल में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप स्विच ओवर करते हैं, क्योंकि आपने टेक्निकल इंग्लिश पढ़ी होती है, लेकिन जब आपको फिलोसफिकल इंग्लिश या जीएस के आंसर्स लिखने जैसी इंग्लिश आपको करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा जो फेज ट्रांजिशन है उसमें थोड़ी सी इशूज़ होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई बड़ा इशू है, और मैं दोनों में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और यूपीपीएससी में तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हिंदी आपका मीडियम रहा है या आपका मीडियम इंग्लिश रहा है। बेहतर मैटर ये करता है कि आप चीज़ें कैसे लिख रहे हैं। आप चीज़ों को एक इवेल्युएटर के सामने आपकी वहाँ लैंग्वेज नहीं होती है, वो होता कंटेंट कैसा है। आपने अगर चीज़ों को टू द पॉइंट एनालिसिस करके चीज़ें लिखी हुई हैं तो नो डाउट आपको
बेनिफिट मिलेगा, चाहे लैंग्वेज कैसी भी हो। आप देखेंगे अगर रिजल्ट्स में तो इवन एसडीएम भी हिंदी मीडियम से हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से भी हुए हैं, तो भाषा का कोई ज़्यादा नहीं है। अभी अगर आप देखें यूपीएससी के इंटरव्यू में भी तो पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लास्ट में कंडक्ट कराए जाते थे, अभी हम लोग के इंटरव्यू शुरू में कंडक्ट कराए गए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा कोई व्यवधान है। कहीं ना कहीं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको ये लगता है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और थोड़े से विवाद हैं कि क्वेश्चन पेपर्स में इंग्लिश वर्जन अलग रहता है, हिंदी वर्जन अलग रहता है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को भी चीज़ें देखनी होंगी कि उनके स्तर पर गलतियाँ ना हो। विद्यार्थियों को एटलीस्ट ये जो एक प्रिजुडिस से बना हुआ है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, तो अगर वहाँ चीज़ें क्लियर रहेंगी तो फिर चीज़ें ये सवाल उठेगा ही नहीं, है ना। तो ये एक विषय है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो धारणा होती है वो होती है कि कितना डीप आप उसका आंसर लिख रहे हैं, किस तरह उसका एनालिसिस करके आप आंसर लिख रहे हैं, ये मैटर करता है, ना कि राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ए मीडियम। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें। तो अच्छा सर, जैसे हम बुक लिस्ट की बात करें तो आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की? जैसे अलग अलग लोग अलग अलग बुक फॉलो करते हैं, लेकिन आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं लिया। तो एज ए गाइडेंस मेरे सीनियर हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, मेरे भैया के अच्छे दोस्त हैं। उनका 2017 में IRPS हुआ, 530 रैंक उनकी यूपीएससी में रही। तो उनके गाइडेंस में मेरा दोस्त है प्रवीण यादव, उसका 2017 में ट्रेजरी ऑफिसर हुआ। तो मैंने यहाँ से कंसल्ट किया, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लिया कि चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन में पूरी ऑब्जेक्टिविटी ही रही कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बार बार अगर हम रिवीजन कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होंगी। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपकी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके NCERT से आती हैं। आप क्लास 10th 11th और 12th की जो बेसिक NCERTs हैं उसको आप 2 बार पढ़ लें, तीसरी बार उनके नोट्स सॉर्ट आउट कर लें कि आपको कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आप कहीं भी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स हैं मेंस के पर्सपेक्टिव में, उसको आप उठा लेते हैं और उसमें से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक में थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरा प्रोसेस है करंट अफेयर्स का। तो आप न्यूज़पेपर से चीज़ें डेली कुछ पॉइंट्स आप किसी भी इशू पे, मान लीजिए कोई सोशल इशू है, मनरेगा पे कोई मामला आया हुआ है, चाइल्ड लेबर पे कोई मामला आया हुआ है, कोई एक अच्छा आर्टिकल लेके वहाँ से आप 2-3 फैक्ट्स, 2-3 डेटा, एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा कंक्लूजन कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उस पर आप कंटेंट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अगर चीज़ें कर लें तो एक अच्छी आंसर राइटिंग आपकी हो सकती है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और करंट अफेयर्स के लिए आप क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा सॉल्व करते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देखते हैं। तो बुक लिस्ट एज सच तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक प्रॉपर बुक लिस्ट रही है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम सबको पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो NCERTs हों, चाहे वो कोर बुक्स हों, या फिर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लें, या आप किसी भी वेबसाइट से लेके आप चीज़ें उसको कर लें। आप PIB की वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिल जाती हैं। योजना ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप जा सकते हैं। उसमें आपको जैसे मान लीजिए आधार पे कोई अपडेट आ रही है तो आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि जो बात अभी है वो इस विषय पर हो रही है, और उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते हैं, उसमें आप गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा कि क्योंकि प्रोसेस जो है वो इसकी बात नहीं है कि व्हाट टू रीड, ये मामला है कि नहीं, हाउ टू रीड का मामला नहीं है, ये कि व्हाट टू रीड। तो अगर आप उसमें बहुत स्पेसिफिक रहेंगे कि मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतनी बार पढ़नी है, तो आप नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि UPSC को पढ़ने के लिए समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड है, तो ये एक इस तरह के स्टेटमेंट कहते हैं एक बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है, या आप धरती पे, अभी बड़े बड़े कवियों ने भी कहा कि अगर आप धरती पे जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं सब UPSC है। तो सर इस लाइन को अगर आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा हिंदी साहित्य है और उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि ठहरना मृत्यु होना है। UPSC आपसे ये डिमांड नहीं करती है कि ये तो आपने बना दिया है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छा नहीं लगता आप सारी चीज़ जानें, आपको नहीं अच्छा लगता है कि इंडिया और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। UPSC आपसे चाहती है कि आप ये जानें, आपकी जो पर्सनालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल बने। अब देखें कि गरीबी है अगर, तो वो कैसे एक सोशल प्रॉब्लम है। तो इसमें पढ़ने जैसी चीज़ें नहीं हो, तो आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट से आना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं, या जैसे चाइल्ड लेबर आप देख रहे हैं, आप चाय पीते हैं, कोई छोटा बच्चा चाय ला के आपको दे रहा है, तो आपको वहाँ पे एथिक्स समझ में नहीं आती कि क्या सीखा। आप वहाँ से बड़े गर्व से कहते हैं छोटू चाय लाना। होना तो ये चाहिए ना कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उठ के जाइए,
आप छोटों का चाइल्ड लेबर नहीं खत्म कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उठें, जाएं, चाय खुद लें, छोटू से चाय ना मंगाएं। तो ये हर व्यक्ति अपने आप में ऑफिसर है आपको, लेकिन चीज़ें उस पर्सपेक्टिव में देखनी पड़ेंगी, आपके ऑब्जर्वेशंस वैसे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। और यूपीएससी को लेकर लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि सीधी सी बात है कि 1000 अभी तो 836 सीट्स हैं, जैसे अभी सीट्स कम होती जा रही हैं, कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में सबका होना ना होना वो एक अलग विषय है, लेकिन यूपीएससी आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। अब जब चीज़ें आप हर डायमेंशन को जानने लगते हैं कि सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, इवन इन्वायरमेंटल में, इथिकल लेवल पे चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो उस बेसिस पे आपका जो माइंडसेट है और थॉट प्रोसेस है उसी डायरेक्शन में बनता जाता है। अभी मेंस में एक ऐसे में एक क्वेश्चन था यूपीएससी का, उन्होंने पूछा कि लाइफ इज़ अ जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। तो ये बहुत ही फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हैं, आपका ध्येय क्या है जीवन का। यूपीएससी भी आपसे यही चाहती है कि अल्टीमेट गोल आपका क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, लर्निंग वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप लाइफ टाइम चीज़ें पढ़ना तो नहीं बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो यूपीएससी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद हम लोग ज़्यादा फिलॉसफी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा पहले से ही मानना चीज़ें यही था कि हर दिन मुझे अपने आप को एक बेहतर इंसान देखने के रूप में मौका मिला और मैंने उसको एंजॉय भी किया। तो जब आप चीज़ें एंजॉय करने लगते हैं तो अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है और आपकी आंसर राइटिंग वो चीज़ें दिखती हैं, और जहाँ इनोवेशन और नेचुरलिटी दिखती है, नो डाउट आपको मार्क्स अच्छे अवार्ड करेगा। आप खुद भी अगर चीज़ें इवेलुएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी व्यथा लिखी हुई है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो यूपीएससी कोई बर्डन नहीं है, यूपीएससी एक एंजॉयमेंट का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं एक एंजॉयमेंट का प्रोसेस है और एक कंटिन्यू पूरे लाइफ आप सीखते रहें, वो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कुछ है, वो ये बस चाहती है कि जो आपके अगल बगल घटनाएं हो रही हैं आप उनसे रूबरू हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का एक मैं देखता हूँ सर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होता है कि सर कितने घंटे पढ़ा जाए या कैसे किया जाए। ये एक मतलब आप बेसिक सा देखेंगे, या कोई लर्नर है जस्ट अभी स्टार्ट किया तो उसके अंदर में भी ये धारणा रहती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। कुछ लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? जब आप यूपीएससी में आते हैं तो वो इसमें इनहेरेंट रहता है, एक कोट है, गिव व्हाट यूपीएससी टेक्स। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये तो फिर खाना पूर्ति हो गई ना। आप सुबह से बैठते हैं और रात तक का आपका टास्क होता है कि मुझे ये ख़त्म करना है। अब वो डिपेंड नहीं करता कि आप 18 घंटे बैठ के आप ख़त्म कर देंगे, नहीं जी। वो प्रोसेस का डिमांड है, घंटे नहीं गिन सकते आप उसमें। आपको चाहिए कि आप जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, फिर आप उस फील्ड में गए, तो फिर ये चीज़ तो है ही नहीं ना कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। यूपीएससी का जो डिमांड है आप वो पूरा करिए ना, घंटे का क्या है। मैं आपसे बताऊं 2015 से 2021 तक की यात्रा, ऑलमोस्ट 6 साल, 6.5 साल। तो ये 6 साल हम लोग कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जैसे ये होली आ गई और ये होली आ गई, तो बीच का जो 1 साल का गए वो कभी समझ में नहीं आया। तो जो पिछले 4 से 4.5-5 साल थे वो ऐसी जर्नी रही ना, जहाँ जैसे हम टाइम मशीन की बात करते हैं, इंसेप्शन एक मूवी है, उसमें आप देखते हैं कि जो लोग स्पेस पे जाते हैं उनके लिए टाइम डायलेट हो जाता है, तो वो जब वापस आते हैं तो भी वो जवान रहते हैं। तो कुछ वैसी ही जर्नी ये रही। तो टाइम पता नहीं चलता है आपको, क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, और एग्ज़ाम का डिमांड इतना है कि आपको नो डाउट चीज़ें आपको बहुत डाइवर्सली और बहुत डीपली पढ़नी होती हैं, क्योंकि आप यू कांट प्रेडिक्ट कि उन 20 क्वेश्चंस में से किसी पेपर में क्या आ सकता है। तो एटलीस्ट आपको सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, और उसके लिए घंटे ज़रूरी नहीं है, आपका डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि आप कितनी डेडिकेटली पढ़ते हैं। तो फिर आप घंटे नहीं गिन पाते हैं, फिर आपको समय कम पड़ने लगता है कि फिर जैसे मेंस एग्ज़ाम में आपको 3 महीने का टाइम मिलता है, अभी तो चीज़ें कम होने लगी हैं, तो उसमें आपको ऑप्शनल मैनेज करना है, जीएस के 4 पेपर आंसर मैनेज करने हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको इससे भी लिखना है। तो वो एक बहुत बड़ा दायरा है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर आपने चीज़ें पहले से करी हुई हैं तो आप घंटे नहीं गिनेंगे। तो घंटा कोई बड़ा मामला नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी पे है कि आप कितनी चीज़ें कितनी क्रिस्पी और कितनी टू द पॉइंट तैयार करते हैं। आप उसको 4 घंटे में भी कर सकते हैं, आप उसको 20 घंटे में नहीं भी कर सकते हैं। तो वो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका IQ लेवल क्या है, या आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्या हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं एक आंतरिक मूल्यांकन जिसको कहा जाता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वो तैयार है कि नहीं, ये मैटर करता है, ना कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, ये मैटर करता है। तो सर, जैसे अभी बहुत सारे लोग अलग अलग मैगजीन फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, एक इस समय एक ट्रेंड चलता है कि हिंदू फॉलो किया जाता है, तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेरा मीडियम हिंदी था, तो हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांजिशन हुआ तो उसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर्स का जो इंग्लिश वेबसाइट्स हैं उनका, या जो इंग्लिश आर्टिकल्स हैं उनका, या जैसे राज्यसभा टीवी की जो बिग पिक्चर है उसका, तो वो आपकी डेली प्रोसेस में आ जाता है। उसको आप फोकस नहीं करेंगे, जैसे सुबह का आपका हिस्सा तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो आपकी चाहे आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। यूपीएससी करेंगे तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे कि आपको शुरू के 2 पेज अच्छे से पढ़ने हैं, आपको एडिटोरियल और 2 पेज बीच के हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमी का पढ़ना है, आईआर का पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण हो, चाहे जनसत्ता हो। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये भी उनका नज़रिया, जो आदमी किसी संपादकीय को लिख रहा है वो उसका नज़रिया हो सकता है। आप उसमें से अपनी काम की चीज़ उठाइए ना, कि इसमें इन्होंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट्स मुझे काम के दिख रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, तो उसका खुद का भी उसमें पक्ष हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस रहता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व द गवर्नमेंट, टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस केस में आपको बायस्ड नहीं होना है। आप ऑब्जेक्टिविटी तो किसी भी पब्लिक सर्विस की एक की वैल्यू है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाई में भी होना है, आगे आपको गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी ऑब्जेक्टिव होना है। तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो भी इसमें आपको उपयोगितावादी होना पड़ेगा कि क्या आपके यूज़ का है। आप सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब चीज़ें पढ़ रहे हैं और कोई भी आई कैचिंग लाइन आपको मिल रही है, कोई भी डेटा मिल रहा है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस मिल रही है, या कोई केस स्टडी मिल रही है, उसको आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और दोबारा तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, दोबारा मैगजीन शायद इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पढ़ पाएँ। तो जो आपने नोट्स मेकआउट किए हैं उसको आप एग्ज़ाम के पहले 2 क्विक रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसको और प्रिसाइज कर सकते हैं। तो जो 10 पन्ने का नोट्स है आपका, वो आपका 4 पन्ने में आ सकता है। तो जितना क्विक रिवीजन करेंगे, कंटेंट इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा होगा और आपके आंसर्स उतने अच्छे हो जाएंगे। तो सर, जैसे हम लोग लगभग एक नॉर्मल सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की, कोई क्वेश्चन सर आपको लग रहा है कि हम लोग अभी बातचीत में नहीं कवर किया, और आपको लग रहा है कि जो अभी एस्पिरेंट हैं 24 तारीख को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए उपयोगी हो सकता है, ऐसा कोई पॉइंट आपको लग रहा है जो छूट गया? हमने अभी तक प्रिपरेशन की बात की, वो जो जर्नी है, उस जर्नी में जो कंपनी है उसकी हमने बात नहीं की। हमने बुक्स की बात की, हमने पीपल्स की बात नहीं की। तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है प्रिपरेशन के पहले, उसमें आपके जो सर्कल है, उस सर्कल में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव वाइब्स जिनसे आती हैं, कुछ लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो आपको अपना दायरा जो है बहुत सीमित करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा जो आपको मोटिवेट करें, आपको पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आती रहे। जैसे आपके जो क्लोज फ्रेंड्स जैसे सर्कल्स में हैं, जो नो डाउट रात में 12 बजे अगर आप परेशान हैं तो आपका फ़ोन उठाएं और आपको ये बोलें कि नहीं, तुम हो और तुम ये कर सकते हो। तो अब कहते हैं ना कि भगवान है या नहीं, बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो एग्जिस्ट करती है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स के बोले हुई चीज़ें हों जो आपको मोटिवेट करती हों, चाहे वो आपकी इनर फीलिंग हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके इवन फैमिली, तो आप एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आपकी फैमिली है। आपके परिवार में जैसे मेरे बड़े भैया हैं, तो उनके जो टाइमली इनपुट्स हैं कि जैसे मैं 18 में फ़ेल हुआ इंटरव्यू के बाद, तो मुझसे भैया ने यही बोला कि अगर तुम अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, तो हो सकता है चीज़ों की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, लेजिबिलिटी बढ़ जाए, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। तो चीज़ें काम करी, बीच में मेरा हुआ, यूपीएससी भी मेरा इंटरव्यू में दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हैं। तो आप गाइडेंस ठीक है, आपका हार्ड वर्क ठीक है, लेकिन आपको जो डिटर्मिनेशन है, जो परसिवरेंस है और जो कंस्टेंट मोटिवेशन है, वो आपको अच्छे लोगों से मिलेगा। आप अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, चीज़ें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखिए, नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितने स्ट्रांग मेंटली होंगे वही आपका रिप्रेजेंट होगा आपके आंसर राइटिंग में। क्वेश्चन जिससे बहुत बड़ा इशू होता है, प्रीलिम्स को इतना टफ बना दिया जाता है मार्केट में, क्योंकि जैसे बोला जाता है कि दिल्ली की हवा में प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है के साथ साथ हाँ, प्रेशर, वो माइंड का प्रेशर है कि आपकी मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले इतने सेचुरेट हो चुके होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि मैं कैसे करूँगा, वो लाइफ का सवाल बन जाता है। यही हुआ मेरे साथ 17 और 18 में। चीज़ें मैं बहुत
अच्छे से नहीं कर पाया। फिर मैंने इलाहाबाद सेंटर देना शुरू किया और यहाँ चीज़ें मेरी लगातार अच्छी होती रहीं। तो यहाँ एटलीस्ट मुझे एक इनर फीलिंग आती है हाँ कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उनको एटलीस्ट ये दिखता है कि आप जो एफर्ट्स दे रहे हैं वो रियल में उनके सामने आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक गुंजाइश नहीं रहती है कि आप अपने आप से ईमानदार नहीं हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और एक लेवल का कमांड आपका सब्जेक्ट मैटर पे हो जाता है तो डेफिनेटली पढ़ने से चीज़ें होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत छोटे से गांव किसान परिवार से आता हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी बच्चा कर सकता है। और ये कोई हाँ हरक्यूलियन टास्क नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर माइंड सेटअप से अगर चीज़ें की जाएँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ज़रूरी है हर चीज़ की। अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से ईमानदार रहना, जैसे मैंने भी कहा, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी आपको पढ़ाने नहीं आएगा बैठा के कि बेटा तुम ये चीज़ें कर लो। वो तुम्हें अंदर से करना पड़ेगा कि मेरे चीज़ें कवर नहीं है, मैं इस पर थोड़ा सा अभी लैग कर रहा हूँ, मुझे इस पर पेशअप करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें टाइमली करते रहेंगे, अपने आप को इवेलुएट करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे प्रोसेस का 3 चीज़ है। आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको IAS बनना है, फिर प्रोसेस है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना है, तीसरा इवेल्युएशन है। आप प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आप मेंस में अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप उनको रेक्टिफाई करते जाएंगे तो अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। चीज़ें आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, हो जाएगा, होता है, मेरा हुआ है तो चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर आपको लग रहा है और भी कोई पॉइंट छूटा है? आपने तो मतलब जैसे सारे पॉइंट्स अभी कवर कर दिया, और भी कोई पॉइंट्स आपको लग रहा है कि और बताया जा सकता है जो अभी देने जा रहे हैं बच्चे एग्ज़ाम, उनके लिए उपयोगी हो सकता है? जैसे लास्ट मिनट ऐसे कि पेशेंस लास्ट टाइम वो कैसे रखें, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लोग आपको प्रेशर बना देते हैं, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, आपने सेंटर भी बदला। तो और इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को प्रीलिम से पहले? हाँ, आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उसको एक साथ मगअप करना बहुत आसान नहीं होता है, इसीलिए मल्टीपल रिविजन्स की हम बात करते हैं। तो अब वो अभी पॉसिबल नहीं है। आप अपना प्रेशर उसको जॉल्ट डाउन करने के लिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप मार्केट में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अवॉइड कर दें। UPSC क्या पूछ रही है, 2011 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं। UPSC की ऑफिशियल आंसर की होगी, आप क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट करें और आंसर के से मैच करके देखें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो एक पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होगा कि UPSC क्वेश्चन कैसे रखती है और वो आंसर क्या सही करती है और आपकी अप्रोच कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ सिर्फ अप्रोच का सवाल है। अगर आप अपनी अप्रोच ठीक कर लेंगे तो प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। तो एक ये चीज़ है और प्रीलिम्स के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे अगर वीडियो में टैग करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, कंसर्न्स आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके आंसर मैं करूँगा। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो वो मुझे कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ ईमेल ID शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूँगा। उनके जो भी पर्सनल इशूज़ हैं, क्वेरीज़ हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मुझे चीज़ें आती हैं तो मैं शेयर कर पाऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट कैसे किया जाए या कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको लगता है तो आप सर नीचे अपनी ईमेल ID डाल देंगे, सर से आप बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इसी के साथ सर चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और हमें आप सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।